नमस्कार साथियों, मैं अतुल भारत और आज हम मंत्रिमंडलीय समितियां क्या हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली जो ये आपके सामने मैं चैप्टर दिखा रहा हूँ ये एम लक्ष्मीकांत बुक का है और 21 चैप्टर है। इसमें मंत्रिमंडलीय समितियां जो पॉलिटी के अंदर हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो DSSB, PGT, आपका TGT एग्ज़ाम्स, UGC नेट और जितने भी पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि पॉलिटी में इंपॉर्टेंट है, इवन UPSC के अंदर बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है ये बुक। तो एम लक्ष्मीकांत मेनली आप सबके पास होती है, जिन लोगों के पास नहीं है उनके लिए हम लोग ऑनलाइन चैप्टर लेके आए हैं। तो अगर आपने हमारी और वीडियोस नहीं देखी है तो आप ज़रूर देख लीजिएगा, जिसमें हमने प्रैक्टिस सेट और कुछ शॉर्ट टॉपिक्स हम ऑलरेडी लेके आए हुए हैं। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए कि मंत्रिमंडलीय समितियों की विशेषताएं। तो मंत्रिमंडलीय समितियों की निम्न विशेषताएं हैं। आपके पास अगर बुक है तो आप करेक्ट भी कर सकते हैं, वरना आपके सामने है जो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो मंत्रिमंडलीय समिति की निम्न विशेषताएं हैं। अपने प्रादुर्भाव में ये समितियां गैर संवैधानिक अथवा संविधानेतर है। दूसरे शब्दों में, जो सरल शब्दों में, कि इनका जो उल्लेख है वह संविधान में नहीं है, तथापि कार्य नियमों में इनकी स्थापना के लिए कहा गया है। ठीक है, जो कार्य नियम है उसके अंदर लिखा गया है कि भाई इनकी स्थापना होनी चाहिए, लेकिन संविधान के अंदर नहीं है, इसलिए गैर संवैधानिक या संविधानेतर है। ठीक है। जो दूसरा है उसमें आपको मिलेगा कि ये हम लोग मंत्रिमंडलीय समितियों की विशेषताएं पढ़ रहे हैं। ये समितियां दो प्रकार की होती है, स्थायी तथा तदर्थ। स्थायी समितियां स्थायी प्रकार की होती है, जबकि तदर्थ अस्थायी प्रकृति की होती है। मतलब तदर्थ को आपको याद रखना है अस्थायी एक तरीके से। ठीक है। तो दो तरीके की समितियां हैं, स्थायी और तदर्थ। तदर्थ समितियों का गठन समय समय पर विशेष समस्याओं को सुलझाने के लिए किया जाता है। मतलब जैसे ही कोई स्पेशल कोई समस्या है, कोई समस्या सामने आई, तो उसके लिए ऐसी मंत्रिमंडलीय समितियों का निर्माण होता है। वह तदर्थ है, अस्थायी है, और प्रयोजनों के पूरे होते ही उन्हें विघटित कर दिया जाता है, मतलब उनको समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है। तीसरा जो है उसकी जो मंत्रिमंडलीय समितियों की जो इम्पोर्टेंस है, महत्व, विशेषताएं हैं कि ये समितियां प्रधानमंत्री द्वारा समय की अनिवार्यता तथा परिस्थिति की मांग के अनुसार गठित की जाती है। इसलिए इनकी संख्या तथा गठन समय के साथ बदलता रहता है, जैसा भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। इनकी सदस्य संख्या 3 से 8 तक हो सकती है। सामान्यतः इनके सदस्य केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं, तथापि गैर कैबिनेट मंत्री इनके सदस्यता से प्रतिबंधित नहीं होते। मतलब कि सामान्यतः तो इसके कैबिनेट मंत्री होते हैं जो इसके सदस्य हैं मंत्रिमंडलीय समितियों के, लेकिन गैर कैबिनेट मंत्री इनकी सदस्यता से प्रतिबंधित नहीं होते, मतलब वह भी बन सकते हैं। इन समितियों में मामले से जुड़े मंत्री ही नहीं बल्कि वरिष्ठ मंत्री भी हो सकते हैं। भाई जरूरी नहीं है कि मामले से जुड़े हुए मंत्री ही इस समिति के अंदर होंगे। मंत्रिमंडलीय समिति जो विशेषकर अगर हम किसी विषय के लिए बना रहे हैं। जो छठी विशेषता है कि जो समितियों के प्रमुख प्राय प्रधानमंत्री होते हैं। देखिए, मुख्यतः प्रधानमंत्री होते हैं, कभी कभी गृह मंत्री या वित्त मंत्री भी इनकी अध्यक्षता करते हैं, लेकिन यदि किसी समिति में प्रधानमंत्री सदस्य हो तो अध्यक्षता वही करते हैं। अर्थात अगर प्रधानमंत्री किसी समिति में है, इससे देखिए एक चीज और पता लगती है कि हर समिति में प्रधानमंत्री भी नहीं होते हैं, और अगर वह होंगे तो प्रधानमंत्री उसके अध्यक्ष होंगे। अगर वह नहीं है तो गृह मंत्री या वित्त मंत्री जो भी उसके अंदर बाकी मंत्री उनमें ये होगा। तो मुख्यतः प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी मंत्री इसके अध्यक्ष नहीं बन सकते। हाँ, लेकिन अगर प्रधानमंत्री किसी मंत्रिमंडलीय समिति के अध्यक्ष होंगे तो प्रधानमंत्री ही उसके अध्यक्ष होंगे। ये भी आपका फंडा क्लियर हो जाएगा। सातवां जो है, समितियां न सिर्फ मुद्दों का हल तलाशती है और मंत्रिमंडल के विचार के लिए प्रस्ताव बनाती है, बल्कि निर्णय भी लेती है। हालांकि मंत्रिमंडल इनके निर्णयों की समीक्षा कर सकता है, मतलब जांच कर सकता है। समितियां मंत्रिमंडल के कार्य की अधिकता को कम करने के लिए सांगठनिक युक्ति की तरह ये नीतिगत मुद्दों का गहन अध्ययन करती है तथा प्रभावकारी समन्वय स्थापित करती है। यह श्रम और प्रतिनिधि मंडल के अभिजन के सिद्धांतों पर आधारित है। प्रतिनिधि मंडल के विभाजन के
सिद्धांतों पर आधारित है। अब देखिए भाई, मंत्रिमंडलीय समितियों की सूची। 1994 में निम्नलिखित 13 मंत्रिमंडलीय समिति कार्यरत थी। ठीक है, पहली आपके सामने है राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, प्राकृतिक प्रकोपों के लिए मंत्रिमंडल समिति, संसदीय मामलों के लिए और मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति, आवास के लिए मंत्रिमंडलीय समिति, विदेशी निवेश के लिए मंत्रिमंडलीय समिति, औषधि दुरुपयोग नियंत्रण के लिए मंत्रिमंडलीय समिति, मतलब नशीली दवाओं के सेवन पर नियंत्रण से संबंधित थी, कीमतों के लिए मंत्रिमंडलीय समिति, अल्पसंख्यक कल्याण के लिए मंत्रिमंडलीय समिति, आर्थिक मामलों के लिए मंत्रिमंडलीय समिति, व्यापार एवं निवेश के लिए, व्यय के लिए मतलब एक्सपेंडिचर के लिए और आधारभूत संरचनाओं के लिए। जो 13 बताई है मैंने आपको, ये 1994 में थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 2013 में 10 थी, जिसमें आर्थिक मामले ठीक है, आर्थिक मामले, कीमतें, राजनीतिक मंत्रिमंडल नियुक्ति वाली, सुरक्षा के लिए, विश्व व्यापार संगठन के मामलों की लिए मंत्रिमंडल समिति, निवेश के लिए मंत्रिमंडलीय समिति, UIDAI यूनिक आइडेंटिटी, ये आपको पता ही है कि ये आधार से जुड़ी हुई जो हमारा जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसके लिए मंत्रिमंडलीय समिति है, संसदीय मामलों के लिए है और आवास अकोमोडेशन के लिए मंत्रिमंडलीय समिति है। वर्तमान में 2019 निम्नलिखित 8 मंत्रिमंडलीय समितियां कार्यरत हैं। ठीक है, मतलब अभी आप जो देखेंगे वह 8 हैं, आपके सामने है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए, राजनीतिक मामले, आर्थिक मामले, मंत्रिमंडल की नियुक्ति की समिति, सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडलीय, संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, आवास के लिए, निवेश एवं वृद्धि के लिए और रोजगार एवं कौशल विकास मंत्रिमंडलीय समिति। मंत्रिमंडलीय समितियों के कार्य क्या होते हैं? निम्नलिखित 4 अधिक महत्वपूर्ण मंत्रिमंडलीय समितियां हैं, आपको ये थोड़ा सा याद रखना है। राजनीतिक मामलों की समिति राजनीतिक परिस्थितियों से संबंधित सभी मामले देखती है। आर्थिक मामलों की समिति जो होती है वह आर्थिक क्षेत्र के सरकारी गतिविधियों को निर्देशित करती है तथा उनमें समन्वय भी स्थापित करती है। नियुक्ति समिति जो है वह केंद्रीय सचिवालय, लोक उद्यमों, बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं में सभी उच्च पदों पर नियुक्ति के लिए संबंध में निर्णय लेती है। संसदीय मामले की समिति संसद में सरकार की भूमिका एवं कार्यों को देखती है। उपरोक्त 4 में पहली 3 समितियों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं तथा अंतिम चौथी जो समिति है, मतलब संसदीय मामलों की समिति जो संसद में सरकार की भूमिका एवं कार्य को देखती है, उसके अध्यक्ष गृह मंत्री होते हैं। सभी मंत्रिमंडलीय समितियां सर्वशक्तिशाली समिति राजनीतिक मामलों की समिति मानी जाती है, जिसे सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है, जो राजनीतिक मामलों की समिति है। मंत्रियों के समूह। मंत्रिमंडलीय समिति के अतिरिक्त विभिन्न मुद्दों विषयों को देखने के लिए कुछ मंत्री समूहों का भी गठन किया गया है। इनमें से कुछ मंत्री समूहों को मंत्रिमंडल की ओर से निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त है, जबकि शेष समूह अपनी अनुशंसाएं मंत्रिमंडल को भेजते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कि जो बात कही गई है वो ये है कि मंत्रिमंडलीय समितियों के अतिरिक्त विभिन्न मुद्दों और विषयों को देखने के लिए कुछ मंत्री समूह भी बनाए जाते हैं, मंत्रिमंडल समितियों से अलग। इनमें से कुछ जो समूह है वह मंत्रिमंडल की ओर से निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त है, जबकि शेष समूह अपनी अनुशंसाएं मंत्रिमंडल को भेजते हैं। कुछ को अधिकार है, कुछ भेजते हैं। मंत्री समूह नामक संस्था विभिन्न मंत्रालयों के बीच तालमेल बैठाने के लिए वाहिनी तथा प्रभावकारी उपकरणों के रूप में सामने आई है। मतलब एक ऐसा टूल है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा विभिन्न मंत्रालयों के बीच में वह तालमेल बिठाता है। क्या? मंत्री समूह। ये वह तदर्थ निकाय है जो तदर्थ अभी आपको बताया था आपको, ठीक है, तदर्थ अर्थात जब आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, तो जो ये ऐसे तदर्थ निकाय है जो कुछ आवश्यक विषय तथा नाजुक समस्याओं पर मंत्रिमंडल को अपनी अनुशंसाएं देने के लिए गठित किए जाते हैं। जिस मंत्रालय के लिए मंत्री समूह का गठन होता है उसका मंत्री समूह में शामिल रहता है और जब सलाह देने का काम समाप्त होने पर मंत्री समूह को भंग कर दिया जाता है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको तदर्थ में बताया था, जैसे तदर्थ समितियां होती हैं। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 और 2009 ने मंत्री समूह के कामकाज पर निम्नलिखित टिप्पणी दी तथा अनुशंसाएं की।
पहला, आयोग की राय में बड़ी संख्या में मंत्री समूहों के गठन से अनेक मंत्री समूह अपने निर्धारित कार्य पूरे करने के लिए नियमित रूप से एकत्र नहीं हो पाते, जिससे कई बड़े मामले में काफी विलंब हो जाता है। आयोग ने अनुभव किया कि मंत्री समूहों की संख्या के अधिक चयनात्मक उपयोग से उनके बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा, विशेषकर तब जब उन्हें मंत्रिमंडल की ओर से एक निर्णय तक पहुंचने की शक्ति प्राप्त हो, अपने कार्य को तय समय सीमा में पूर्ण करने के लिए। और तीसरा, आयोग ने अनुशंसा की कि इस बारे में सुनिश्चित हो लेने की आवश्यकता है कि मंत्री समूहों में विद्यमान समन्वय प्रणाली प्रभावी ढंग से कार्य करती है तथा उससे मुद्दों के शीघ्र समाधान में सहायता मिलती है। चयनात्मक लेकिन प्रभावकारी उपयोग, साथ ही स्पष्ट आदेश तथा निर्धारित समय सीमा के रहते ही मंत्री समूह का लाभ उठाया जा सकता है। देखिए, जो टिप्पणियां थी जो ऊपर लिखे थे उदाहरण, ये सब जो है ना, ये उसमें संदर्भ दिए गए टिप्पणी में, ठीक है, कि कब कब किस किस में कैसे कैसे हुआ था। तो जैसे इसमें है कि रमेश के अरोड़ा एंड रजनी गोयल इंडियन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन न्यूज़ इन पब्लिकेशन 3rd, इसमें मतलब ये इन सब की किताबों में है, ठीक है। तो एम लक्ष्मीकांत बहुत ऑथेंटिक बुक है और सब लोग इसको पढ़ते हैं। तो ये यहीं तक ही था, आपके सामने है जो चैप्टर है ये 21.3। मेरे ख्याल से आपको काफ़ी समझ में आया होगा कि भाई मंत्री समूह है, मंत्रिमंडल समितियां हैं। मंत्रिमंडल समितियां 2 प्रकार की होती हैं। प्रधानमंत्री उसके अध्यक्ष होते हैं, ज़रूरी नहीं कि वह अध्यक्ष हो, लेकिन अगर वो हैं तो अध्यक्ष वही होंगे। और ये कौन कौन समय में कौन कौन सी समितियां थी, तो मुख्यतः जो है वो समितियों के ऊपर ही रहता है कि भैया मंत्रिमंडलीय समितियों के बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि मंत्रिमंडलीय समितियों के बारे में संविधान में बताया गया है, एक संवैधानिक निकाय है, तो आपको रॉन्ग कर देना, नहीं भाई ये संवैधानिक नहीं है, इसके बारे में नहीं लिखा गया है, संविधान के बारे में ये नहीं है, कार्य नियमों में इनके स्थापना की बात की गई है, ठीक है। 2 प्रकार की होती है, स्थायी और तदर्थ। जैसे ही तदर्थ वो होती है जो जरूरत पड़ने पर बनाई जाती है और फिर इसको भंग भी कर दिया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और मंत्रिमंडलों की समिति सूची वगैरह मैंने इसमें बताई थी, तो ये आपके लिए चैप्टर है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत शॉर्ट वीडियो में जल्दी से मैंने ये कोशिश करी है कि आपको एग्ज़ाम टाइम पे हेल्प हो, और जिन लोगों के पास बुक नहीं होती उनको ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके। जब हमें कहीं से मिलता है मटेरियल तो हम कोशिश करते हैं कि भाई वो आप लोगों तक भी शेयर हो, और ये ऐसा ज्ञान है जितना आप दोगे लोगों को उतना ज़्यादा आपको हेल्प होगा। अपने दोस्तों को भी भेजिएगा, वीडियो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी वह प्रैक्टिस सेट्स के ऊपर होंगी, आपके सामने वो आ जाएंगे, आप उसको भी देखिएगा। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।